Hello guys, myself KK Pandey from YouTube channel English Engine. Friends, this is my first lecture on YouTube and today we are going to study a basic topic of English grammar, parts of a sentence. हिंदी में कहते हैं इसे वाक्य के भाग। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश बनाने चलते हैं तो हम बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार शुरू कहाँ से करें। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल्स इनकी नॉलेज नहीं होती है, तो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, दूसरा, एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है कि रीअरेंज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक अ कंप्लीट सेंस। ये वाला क्वेश्चन, अब क्या करना पड़ता है हमें कि शब्दों का एक समूह दिया होता है, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया होता है। अब उन वर्ड्स को हमें इस तरह रीअरेंज करना होता है कि एक कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस बन जाए। अब ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व कब तक नहीं होगा? जब तक हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल्स, कॉम्प्लीमेंट इनका पूरा नॉलेज ना हो कि हम इनको वाक्य में पहचान सकें और इनको सही प्लेस पर रख सकें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के भाग, ये इसी पर्पस को पूरा करेगा। दोस्तों, आज आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर होने जा रही है। ये मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो यदि आप अंत तक पूरा देखते हैं बिना स्किप किए, आप इसका कोई भी पार्ट स्किप न करें, तो आज के बाद आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल्स ये पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, साथ में आप एक पेन और नोटबुक लेकर बैठें और मेरे साथ अपने पर्सनल नोट्स भी बनाते रहें। लेट्स बिगिन। तो हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस की, यानी वाक्य के भाग की। तो इसके पार्ट्स को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं इसको वाक्य। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड ग्रामेटिकली इन सच ए वे दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। क्या मतलब हुआ इसका? कि वाक्य शब्दों का वो समूह है जो व्याकरण की दृष्टि से इस तरीके से जमा हुआ है कि वह एक पूर्ण अर्थ दे रहा है। जब तक एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह ऐसा अर्थ नहीं दे कि सामने वाला मेरी बात समझ जाए, तब तक उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस है, ए टोल्ड मी ही स्टोरी। अब इससे कोई अर्थ मुझे तो नहीं मालूम चल रहा कि वो क्या कहना चाहता है मुझसे। और यदि इसी वाक्य को या इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यदि मैं इस तरह लिख दूं कि ही टोल्ड मी अ स्टोरी, अब मुझे इसका मीनिंग पूरी तरह समझ आ गया कि उसने मुझे एक कहानी सुनाई। इसे कहते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस बनाने के लिए क्या किया गया? सबसे पहले ही लिखा गया जो कि एक सब्जेक्ट है, फिर टोल्ड लिखा गया जो कि एक वर्ब है। यहाँ से ही यहाँ से लिया, टोल्ड यहाँ से लिया, मी ये रहा, इसको फिर इसके बाद लिया गया जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और फिर अ स्टोरी, ए यहाँ से लिया गया और स्टोरी ये लिया गया, और ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न यहीं से उठता है कि आखिरकार मैंने ही को शुरू में क्यों लिखा, और ही है क्या? टोल्ड इसके बाद लिखा, फिर मैंने मी लिखा, फिर स्टोरी। ये क्या सीरीज है, क्या क्रम है, और कैसे मैंने पहचाना? तो इन सभी बातों को ही हम आगे चल के पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में जानेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस को सही तरीके से जमाने के लिए, ताकि उसका सही अर्थ निकले, हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस क्रम में रखना होता है। दूसरी, सेंटेंस की कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ और मुख्य बातें होती हैं। यहाँ देखें आप कि मैंने जब ही लिखा, यहाँ से उठाकर यहाँ लिखा तो एच मैंने कैपिटल कर दिया और बाद में मैंने फुल स्टॉप लगाया। यही बात यहाँ बताई गई है कि ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है।
एंड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज फुल स्टॉप और पीरियड, और अंत में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं जिसको हम पीरियड भी कहते हैं, और क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करते हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स या विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार का वाक्य होगा वैसा हम यूज करेंगे। अब ये सिंपल सेंटेंस था इसलिए मैंने फुल स्टॉप लगाया। अभी ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता, प्रश्नवाचक वाक्य होता तो मैं क्वेश्चन मार्क लगाता, जिसको इंट्रोगेशन मार्क्स भी बोलते हैं। और यदि ये विस्मयादिबोधक यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता तो मैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज करता, जो कि इस प्रकार होता है। अब जरा देख लीजिए कि ये वाक्य कैसे हैं और किस प्रकार इनके मार्क्स का यूज मैंने किया है। जैसे यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं, यू कैपिटल है, और देखो ये फुल स्टॉप है क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसको जरा देखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ ना, इसलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और स्टार तो कैपिटल लेटर से ही है। कुछ प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होते हैं, जैसे डू यू लाइक अ मैंगो, क्या आप आम पसंद करते हैं। यहाँ देखिए डी कैपिटल लेटर है और अगेन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। कैसा वाक्य है, एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादिबोधक वाक्य है, इसलिए मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है। हाउ हैंडसम यू आर, कितने सुंदर हैं आप, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज किया है। इस प्रकार देखो, व्हाट ए वंडरफुल थिंग इट इज, कितनी अद्भुत चीज है ये, मालूम चला आपको, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है और इसलिए मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है। तो इस प्रकार हमें दो बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है सेंटेंस में, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एट द एंड्स ऑफ द सेंटेंस देयर शुड बी यूज्ड फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस की। वाक्यों के भाग, वाक्यों के मुख्य रूप से ये भाग होते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। पहला भाग होता है सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कर्ता। फिर होती है वर्ब यानी क्रिया, और फिर होता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, या इसको हम कारक भी कहते हैं। अब कई बार किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ने आकर कॉम्प्लीमेंट आता है, जिसको हम कहते हैं पूरक। अब देखिए, सब्जेक्ट वर्ब या तो ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, और सेंटेंस को एनलार्ज करने के लिए, बड़ा करने के लिए या और भी मीनिंग उसमें देने के लिए हम एडवर्बियल्स का यूज भी देखते हैं। मीन्स इसका मतलब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जिनका यूज़ कर दिया जाता है और सेंटेंस का मीनिंग और भी बढ़ जाता है और वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। चलिए, तो मैंने अब आपको बता दिया, अब एक एक पार्ट को हम लेते हैं और उसके बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्ता। क्या होता है कर्ता? सब्जेक्ट इज द वर्ड दैट परफॉर्म एन एक्शन इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट वो शब्द है जो किसी वाक्य में कार्य को करता है। परफॉर्म एन एक्शन यानी कार्य को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। इट इज द वर्ड अबाउट whom विच वी टॉक और टेल समथिंग। ये आगे भी बहुत समझना जरूरी है कि यह वह शब्द है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही हो। यानी कर्ता की दो पहचान हो गई। कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, जो कार्य को करता है, नंबर एक। और दूसरा, कर्ता वह शब्द भी है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा गया हो, उसके बारे में कुछ और भी सूचना दी गई हो। हिंदी में देख लेते हैं, कर्ता वह शब्द है जो कि वाक्य में कार्य को करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। या फिर कर्ता वह शब्द है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा या बताया गया है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे पहले एक और ये डेफिनेशन है, इससे और भी क्लियर हो जाएगा आपको।
द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ए नाउन और प्रोनाउन दैट इज डूइंग और बीइंग समथिंग। वेरी सिंपल। सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, यानी कर्ता कोई संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। शर्त क्या है कि या तो वह कुछ कर रहा है या फिर उसके बारे में, या फिर वह कुछ है। सेंटेंस में उसको कुछ है, वो बताया गया है कि वो क्या है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही लाफ्स, वह हंसता है। हंसने का कार्य कौन कर रहा है? ही, तो यहां पर ही सब्जेक्ट हुआ। शी क्राइज, वह चीखती है। क्राइज, चीखने का काम कौन कर रहा है? शी, तो ये भी सब्जेक्ट हुआ। माई ब्रदर इज प्लेइंग, खेलने का काम कौन कर रहा है? माई ब्रदर, तो ये सब्जेक्ट हुआ। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। भौंकने का काम कौन कर रहा है? कुत्ते, तो ये सब्जेक्ट। अब इन एग्जाम्पल में आपने देखा कि सब्जेक्ट कोई ना कोई काम कर रहा है। अगले एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, वह कुछ है, उसके बारे में कुछ बात की जा रही है। जैसे आई एम अ टीचर, मैं अध्यापक हूं। मैं यहां पर कोई काम नहीं कर रहा हूं ना, बट मेरे बारे में यहां बताया गया है, तो आई अगेन सब्जेक्ट। मिस्टर अरविंद एंड मिस्टर आकाश आर फिजिशियंस, यानी मिस्टर अरविंद और मिस्टर आकाश जो हैं वो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। अब यहाँ ये कोई काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, परंतु फिर भी ये सब्जेक्ट हैं। क्यों? कि इनके बारे में ही बताया गया है कि ये फिजिशियन हैं। यानी सब्जेक्ट में सेंटेंस में वो शब्द भी सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कुछ कहा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। माई मदर इज ओल्ड, तो मेरी माँ के बारे में ही तो कुछ कहा गया है कि मेरी माँ बूढ़ी है, तो माई मदर क्या हो गया? सब्जेक्ट। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। वैभव लुक्ड वरिड, वैभव चिंतित दिखता है, प्रतीत होता है। वैभव चिंतित दिखाई दिया, तो वैभव कोई काम नहीं कर रहा, बस वो कैसा है, वो क्या है, उसके बारे में एक्स्ट्रा बताया गया है, तो ये सब्जेक्ट हुआ। ही सीम्स डिससेटिस्फाइड, वह असंतुष्ट प्रतीत होता है, तो ही के बारे में ही आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसी के बारे में बात चल रही है सीम से कि ही सीम्स डिससेटिस्फाइड, वह असंतुष्ट प्रतीत होता है, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। और इसी प्रकार ऑल द सोल्जर्स गॉट टायर्ड, सारे सिपाही थक गए, तो यहाँ सोल्जर्स की स्टेट को यहाँ बताया जा रहा है, सोल्जर्स के बारे में ही बात की जा रही है कि वो थके हुए थे, इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ। आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट जो कार्य करता है या सब्जेक्ट वह शब्द भी है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही हो। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें सब्जेक्ट हो सकती हैं। सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट एक प्रोनाउन हो सकता है। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। सब्जेक्ट कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है यानी विशेषण। सब्जेक्ट कोई इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट भी हो सकता है, और सब्जेक्ट कोई जीरंट यानी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी भी हो सकता है, यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। संज्ञा तो आप जानते ही हैं कि नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी आपने सुना होगा, यानी कोई भी भाव, कोई भी आइडिया भी नाउन ही होता है। एग्जाम्पल के से आप देखिए, जैसे अब सबसे पहले दिल्ली आया। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। अब यहाँ पर नाउन के रूप में मैंने दिल्ली का यूज़ किया, यानी एक नाउन को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। दिल्ली नाउन क्यों है? क्योंकि नेम ऑफ अ प्लेस। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अगेन ऑनेस्टी को देखिए, ये नाउन है और यहाँ पर यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑनेस्टी क्या है? एक आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी एक भाववाचक संज्ञा है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो देखिए यू यहाँ पर प्रोनाउन है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट में देखिए कि एडजेक्टिव यानी कोई विशेषण भी
किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो द पुअर शब्द जो है यहाँ पर ये पुअर एडजेक्टिव है, आर्टिकल दी लाकर इसे ये नाउन के रूप में चेंज किया गया है। यानी पुअर का मतलब, द पुअर का मतलब यहाँ पुअर्स यानी सभी गरीब लोग, पुअर पीपल, परंतु पुअर शब्द ही तो एडजेक्टिव है यहाँ पर। तो यहाँ एडजेक्टिव को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं किसी भी सेंटेंस का। इन्फिनेटिव और जिरंड भी किसी सब्जेक्ट के सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे टू लाफ इज़ अ गुड थेरेपी, हंसना एक अच्छी चिकित्सा पद्धति है। तो ये टू इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और जेरंड भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे सिंगिंग इज़ माई हॉबी, यानी गाना गाना मेरी अभिरुचि है। तो वर्ब फर्स्ट है ये और प्लस आईएनजी, यानी इस प्रकार ये बन गया नाउन। चलिए, ये भी आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा एक एस्पेक्ट है कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। आप जानते हैं सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम ये नाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन, अब जैसे थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बताना चाहूँगा कि यदि आप प्रोनाउन की चर्चा करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन में एक तो फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो आई और वी। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? यू। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और दे। ये प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप टेंस सीखेंगे और जब सेंटेंस बनाने लगेंगे तो इनके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, और तब हमारे वो सेंटेंसेस सही बनते हैं। अभी पुनः हम यहाँ फोकस करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे मैं कहूँ राम और इधर मैं कहूँ राम एंड श्याम, तो अब बात देखिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर इसके साथ वर्ब लगानी हो तो मैं वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ई एस लगाऊंगा, यानी मैं बोलूँगा राम गोस। और यहाँ देखो राम एंड श्याम है, तो इसके साथ मैं यूज़ करूँगा केवल वर्ब फर्स्ट का, यानी मैं क्या करूँगा, राम एंड श्याम गो, इस प्रकार लिखेंगे। तो एक तो ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं ये प्लूरल की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं, यानी आई, वी और यू, इन सब के साथ ये प्लूरल ही माने जाते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ होती है। और सिंगुलर में, अच्छा, इसमें से थर्ड पर्सन में से दे भी इधर ही होता है, आई, वी, यू और दे। और ही, शी और इट ये सिंगुलर होते हैं। इनके अलावा कोई भी नाम, कैसा भी नाम होगा, यदि वो एक वचन में है तो सिंगुलर कैटेगरी में आएगा, यदि वो बहुवचन में है तो प्लूरल कैटेगरी में आएगा। जैसे मान लो पीपल लिखना हो तो पीपल ऑटोमेटिक ही ये एक प्लूरल वर्ड है और प्लूरल में ही, प्लूरल सब्जेक्ट में ही आएगा। पर्सन, अब एक पर्सन है तो सिंगुलर में आएगा। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है, आगे चलकर ये चीज़ें बहुत काम आएंगी कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट एक तो सिंगुलर होता है, एक प्लूरल, और उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज़ करते हैं। चलिए, ये सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं जो कि है वर्ब। देखिए, वर्ब यानी इसको कहते हैं हम हिंदी में क्रिया। क्या कहते हैं इसको? क्रिया। It is the word that show the action or state of the subject in a sentence. क्रिया वह शब्द है जो कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य को या उसकी अवस्था को दर्शाती है। अब आपको फोकस क्या करना है? क्रिया का काम क्या है? शो द एक्शन और शो द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब के मुख्य दो कार्य हुए, यहाँ आप ध्यान दें। एक तो शो, शोज एक्शन done by the subject, done by the subject,
यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसको प्रदर्शित करने वाला शब्द वर्ब होगा या क्रिया होगी। या फिर दूसरा इसका फंक्शन क्या है, शोज द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की अवस्था को भी ये बताता है कि किस अवस्था में, वर्तमान में है, भूतकाल में है, भविष्यकाल में है। इस प्रकार ये इंगित करता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे अभय रोट दी लेटर, अभय ने पत्र लिखा। अब अभय यहाँ पर काम क्या कर रहा है, लिखने का, तो रोट क्या हुई, वर्ब। कर्ता द्वारा काम क्या किया गया, लिखने का, तो रोट जो शब्द है वो वर्ब हो गया। आगे एक एग्जाम्पल यहाँ भी देखिए, ही वेंट टू द मार्केट, तो सब्जेक्ट ही ने कौन सा काम किया कि वो गया, जाने का काम किया, तो ये वर्ब है। इन दोनों एग्जाम्पल में तो आपको दिखाई दे रहा है कि शो एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और उस काम को हम वर्ब कह रहे हैं। दूसरा यह है कि वर्ब से स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कर्ता की अवस्था का भी मालूम चलता है। जैसे वैभव इज अ सिंगर, वैभव एक सिंगर है। अब इज जो है यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है कि वैभव एक गायक है। अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं कि वैभव एक सिंगर था और वैभव विल बी अ सिंगर, यानी वैभव एक सिंगर होगा, गायक होगा, तो यहाँ पर तो है, यहाँ था और यहाँ होगा, ये सब अवस्थाएं ही तो हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट की स्टेट को जो बताता है, कर्ता की अवस्था को बताता है, वो सभी शब्द वर्ब होते हैं। तो यहाँ इज वर्ब है, वाज भी वर्ब है और विल बी भी एक वर्ब है। एक सेंटेंस और एग्जांपल देख लीजिए, वैभव इज सिंगिंग, तो वैभव नामक जो बॉय है, लड़का है, वो क्या काम कर रहा है, सिंगिंग का, गाने का, तो इज सिंगिंग यहाँ पर वर्ब हो गई। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिया के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक तो मेन वर्ब्स जिनको हम लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, तो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं हम सहायक क्रिया। अब यहां हम देख लेते हैं कि मेन वर्ब का मुख्य कार्य क्या है, तो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाती है। शो एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, मेन वर्ब का काम क्या है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को दर्शाना। यहीं अगर हेल्पिंग वर्ब को देखें तो कर्ता की अवस्था को दर्शाती है। अभी आपने दोनों एग्जाम्पल ऊपर देखे। नई चीज़ क्या है कि ये टेंस निर्माण का कार्य भी करती है, यानी इससे टेंस भी बनाए जाते हैं। मैं एक बार इस टेंस निर्माण भी करती है, इस बात को क्लियर करने के लिए मैं इस वाले एग्जाम्पल पर आपको गौर करने के लिए कहूँगा। वैभव इज सिंगिंग, वैभव गाना गा रहा है, तो वैभव काम क्या कर रहा है, गाना गाने का। ये सिंगिंग तो यहाँ पर मेन वर्ब है। अब ये काम कब हुआ, तो इज, यानी ये वर्तमान में हुआ, यानी प्रेजेंट में हुआ। तो इस प्रकार ये गाना गाने का काम कर रहा है, तो ये तो कंटिन्यूअस, और इज से हमें मालूम चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार सिंगिंग के साथ इज लग गया, जिसने टेंस को बता दिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। तो इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब टेंस निर्माण में भी हेल्प करती हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। मेन वर्ब की मुख्य 5 फॉर्म होती हैं। पहली फॉर्म को हम कहते हैं बेस फॉर्म, उसको इन्फिनेटिव भी कहते हैं। 2 + वर्ब फर्स्ट उसका फॉर्म होता है, रूप होता है। प्रेजेंट फॉर्म जिसे हम वर्ब फर्स्ट कहते हैं। पास्ट फॉर्म जो हम वर्ब सेकंड बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि वर्ब थर्ड होती है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स वर्ब फर्स्ट में ing। जैसे बेस फॉर्म देख लीजिए, गो। अब बेस फॉर्म को दिखाने के लिए टू इसमें जोड़ दिया जाता है, यानी ये रियल फर्स्ट फॉर्म है, रियल बेस फॉर्म है। अब इसके प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, तो एक तो गो होता है, एक गोज। प्लूरल जब सब्जेक्ट होगा तो गो लगेगा, सिंगुलर होगा तो गोज लगेगा। सेकंड फॉर्म वेंट, फिर गॉन, फिर गोइंग। अराइव का देख लीजिए, अराइव, अराइव्स, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइविंग।
एक बी वर्ब होती है, इसकी बी तो बेस फॉर्म है, और फिर इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकेंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म, और बीइंग वर्ब आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसी प्रकार डू वर्ब देख लीजिए, डू का डू डज फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड, डन थर्ड, डूइंग आईएनजी फॉर्म। हैव को देख लीजिए, हैव और हैज़ फर्स्ट फॉर्म होते हैं, हैड सेकेंड फॉर्म होती है, हैड ही थर्ड फॉर्म होती है, और हैविंग वर्ब आईएनजी फॉर्म होती है। किल को देख लीजिए, किल और किल्स ये फर्स्ट फॉर्म, किल्ड सेकेंड, किल्ड थर्ड, और किलिंग वर्ब आईएनजी। आप गौर कीजिए यहाँ पर एक तो किल और एक अराइव, यहाँ गौर कर रहे हैं आप, जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगकर बनती है, इनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। और बाकी बची जो वर्ब्स हैं जिनकी फॉर्म इर्रेगुलर होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड फॉर्म अलग, थर्ड फॉर्म अलग, इस प्रकार होती है, उन सबको हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। वर्ब नामक टॉपिक जब हम अलग से उसके लिए आपको लेक्चर देंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से और मैक्रो लेवल पर हम बताने का प्रयास करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पर। देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी एक्सुलरीज और मॉडल एक्सुलरीज। प्राइमरी एक्सुलरीज में बी, हैव और डू ये तीन वर्ब्स आती हैं। बी का मतलब हुआ इज, एम, आर और वाज वर, हैव का मतलब हुआ हैज, हैव और हैड, और डू का मतलब हुआ डू, डज और डिड। ये प्राइमरी एक्सुलरीज वर्ब कही जाती हैं। इनका हम टेंस में भी उपयोग करते हैं, और ये लिंक, और इसमें से इज, एम, आर तो लिंकिंग वर्ब की तरह भी यूज़ की जाती है। इसके बाद होती है मॉडल एक्सुलरीज। इनका काम क्या होता है, ये टेंस के साथ साथ मूड को भी शो करती हैं। यानी जब हम इन मॉडल एक्सुलरीज में से किसी सेंटेंस में इनका यूज़ कर देंगे तो टेंस के साथ साथ उस सेंटेंस के भाव को भी दर्शाती हैं। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस ले लूँ, आई कैन सॉल्व दी सम, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ। तो कैन ने दो बातें बताई यहाँ पर कि एक तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो गया, और साथ में ये यहाँ कैपेसिटी या एबिलिटी को शो कर रहा है, यानी मैं इस सवाल को सोल्व कर सकता हूँ, मुझ में क्षमता है, मुझ में वो योग्यता है, और साथ में प्रेजेंट टेंस को भी शो कर रहा है। इसको हम कहते हैं मॉडल एक्सुलरीज। ये कौन कौन सी होती हैं, कैन, कुड, शल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ओट टू, यूज्ड टू और डेयर। चलिए, अब ये वर्ब कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाक्य के भाग पर, और जिसका नाम है ऑब्जेक्ट, और जिसे हम कहते हैं हिंदी में कर्म। ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ ए वर्ब। क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्ट वो नाउन और प्रोनाउन है जो क्रिया द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित होता है, यानी जो क्रिया से प्रभावित होता है। और क्लियर करने के लिए देखिए, ऑब्जेक्ट इज अ नाउन प्रोनाउन ऑन विच ए वर्ब परफॉर्म एन एक्शन, यानी ऑब्जेक्ट वो शब्द है जिस पर कि काम को किया जाए। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, आखिरकार किस पर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं काम, उसको जो शो करता है वो शब्द ऑब्जेक्ट कहलाता है। हिंदी में देखिए, कारक या कर्म वह शब्द है जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित होता है, अर्थात कर्म या कारक वह शब्द है जिस पर काम किया जाता है। एक ट्रिक है जो आपके लिए मैं देना चाहता हूं कि इफ वी आस्क ए क्वेश्चन बाय एडिंग व्हाट एंड whom टू द वर्ब वी गेट एन ऑब्जेक्ट। यदि हम वर्ब में, किसी भी सेंटेंस की वर्ब में यानी क्रिया में व्हाट और whom लगाकर प्रश्न पूछें और हमें जो फिर प्राप्त होगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ लेंगे। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। तो ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्यों कि राइट्स यानी लिखता है। अब क्या लिखता है, लेटर, यानी लिखने का सीधा प्रभाव किस पर पड़ा, लेटर पर। दूसरा, यदि आप इसको व्हाट से प्रश्न बना के देखो, व्हाट डज ही राइट, वह क्या लिखता है, लेटर। तो सिंपल सी बात है कि अगर व्हाट से लगाने पर जो आंसर आए वो ऑब्जेक्ट हुआ। सी पिक्ड अप ए स्टोन, उसने एक पत्थर उठाया, तो स्टोन यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट डिड शी पिक अप, उसने क्या उठाया,
ए स्टोन, एक पत्थर उठाया। आई हैव अ न्यू पेन, मेरे पास एक नया पेन है या मैं एक नया पेन रखता हूँ। तो वॉट आई हैव या वॉट डू यू हैव, आपके पास क्या है? तो मेरे पास एक पेन है। सब वॉट से आंसर आए और ये ऑब्जेक्ट हुए। अब आगे देखिए, आई यहाँ पर ये लाइक है। आई लाइक माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। आंसर अगर हुम से दें कि हुम डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो? तो माई पेरेंट्स, इसलिए माई पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। दे ब्रोक द विंडो, उन्होंने खिड़की तोड़ी। तो व्हाट डिड दे ब्रेक, उन्होंने क्या तोड़ा? विंडो, खिड़की तोड़ी, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं, इसमें आप, ये ऑब्जेक्ट है। कैसे? हुम से क्वेश्चन करके पूछिए कि हुम यू एग्री विद, आप किससे सहमत हैं? आई एग्री विद हुम, मैं किससे सहमत हूं? तो आपसे सहमत हूं, यानी यू ऑब्जेक्ट हुआ। अब आगे देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर व्हाट से प्रश्न करने पर वर्ब में यदि हम व्हाट जोड़ दें और फिर हम क्वेश्चन करें और जो प्राप्त होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और हुम से क्वेश्चन करने पर जो कुछ हमें प्राप्त होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक और पहचान है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है, यानी निर्जीव होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होता है? नॉन लिविंग। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होता है? लिविंग, यानी सजीव, वो सजीव होता है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक बुक दी। तो देखो, ही सब्जेक्ट, गेव वर्ब, मी और अ बुक, ये दो चीजें हैं। आप देख रहे हैं मी क्या है? लिविंग, तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ए बुक क्या है? नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग है, इसलिए ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इस प्रकार आगे देखिए, ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, ही सब्जेक्ट, आस्क्ड वर्ब, मी और ए क्वेश्चन। तो मी क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये लिविंग है। ए क्वेश्चन क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। ही बॉट मी अ पेन, उसने मेरे लिए एक पेन खरीदा। ही सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, मी और ए पेन। तो मी क्या है? सजीव है, यानी लिविंग है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और ए पेन निर्जीव है, तो इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। यदि आप क्वेश्चन व्हाट से करेंगे, जैसे ही गेव मी व्हाट, तो व्हाट से जो आंसर प्राप्त होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो बुक आया। यदि मैं इसी को हुम से करूं कि हुम ही गेव अ बुक, उसने बुक किसको दी? तो मुझे दी। दोनों रूल से आप ये पहचान सकते हैं। एक बात जो विशेष ध्यान देने की है, नोट में लिखा है हमने कि व्हेन देयर इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इट इज ऑलवेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी नीड नॉट टू डिफरेंशिएट विच इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड विच इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य कि अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो आपको ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। वहाँ जो भी सब्जेक्ट मिले, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, उसका आंसर चाहे व्हाट से निकले या हुम से निकले, वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। जैसे ही टेलीफोन्ड मी, उसने मुझे फ़ोन किया, टेलीफोन वर्ब, और मी इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है ये, क्योंकि एक ही है। राम इज़ बीटिंग श्याम, तो श्याम यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही हुआ। सिंगल ऑब्जेक्ट हो तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। चलिए, ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने लिया था कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक, इसको हिंदी में कहते हैं पूरक। कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड, फ्रेज और क्लोज, यानी पूरक वह शब्द, वह वाक्यांश या वह उपवाक्य है दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, जो सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करने के लिए जरूरी है। जैसे माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई डॉक्टर है। अब यहां पर डॉक्टर
ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये यहाँ ध्यान देने की बात है। क्यों? क्योंकि जब माय ब्रदर सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसी की प्रॉपर्टी, उसी की क्वालिटी, उसी का इंट्रोडक्शन हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं। ऑब्जेक्ट तो वो होता है जब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद दिया गया जो भी वर्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट हो, अलग अलग हो, सब्जेक्ट से उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें देख लीजिए, आई एम ए टीचर, तो आई ही तो टीचर है, तो ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट गिव्स सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट का काम क्या है? एक तो ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है और एक ये ऑब्जेक्ट के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। जब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे तो उसे कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जब कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। उदाहरण से आप बेटर समझ सकते हैं, द बेबी इज क्यूट। क्यूट यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्यों है? क्योंकि यह बेबी यानी सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है। ये सभी एग्जाम्पल इसी पर डिपेंड है। देख लीजिए, सुमित्रा इज वेरी वीक, तो वेरी वीक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ बिकॉज ये सुमित्रा के बारे में ही बात हो रही है। ही लुक्स हैप्पी, हैप्पी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ बिकॉज ही के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि ही हैप्पी है। वी रेन फास्ट, वी के बारे में ही जानकारी एक्स्ट्रा दी जा रही है कि वो तेज़ दौड़े, हम तेज़ दौड़े, तो हमारे बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ये भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में देख लीजिए, वी मेड हिम कैप्टन, हमने उसे कप्तान बनाया, तो कैप्टन किसे बनाया? वी को थोड़ी बनाया, हिम को बनाया ना, और हिम क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट, तो कैप्टन क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऐसे यहाँ देख लीजिए, दे कॉल मी फैटी, तो उन्होंने, वो मुझे मोटा बुलाते हैं, तो मोटा किसे बुलाते हैं? मुझे ना, तो मी क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बारे में ही और बात कही गई है, फैटी वर्ड, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार आपने देख लिया होगा कि व्हाट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और व्हाट इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब एक चीज़ और आपके दिमाग से और भी क्लियर करना चाहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंट होता है। If a word used after a verb is related to the subject or gives more information about the subject or is the property of the subject is called the complement। समझे? क्लियर? मैं कर रहा हूँ क्लियर। देखिए, जैसे मान लो ये सेंटेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब, और वर्ब के बाद ये कोई नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज कुछ भी है यहाँ पर। अब ये देखना है कि ऑब्जेक्ट ही कॉम्प्लीमेंट है, तो बात यहाँ पर जो बताई गई है इस डेफिनेशन में वो है कि यदि ये नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी इस सब्जेक्ट के बारे में ही या तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है या इस सब्जेक्ट की ही कोई प्रॉपर्टी है, यानी उसके बारे में बता रहा है, उसके गुणों की व्याख्या कर रहा है, उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो ये नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है? ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ड यूज्ड आफ्टर द वर्ब आर डिफरेंट, द वर्ड इज एन ऑब्जेक्ट। और मान लीजिए फिर से मैं लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, और ये जो भी यहाँ पर वर्ड्स आते हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, यदि इस नाउन प्रोनाउन का इस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो फिर इस नाउन प्रोनाउन को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। इसके लिए 3 ट्रिक और दी गई हैं, वो ध्यान रखनी है। व्हाट और whom से जब आप क्वेश्चन करें, वर्ब में अगर व्हाट और whom जोड़कर क्वेश्चन करें और जो कुछ आपको प्राप्त होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। और यदि वर्ब में, इस वर्ब में यदि आप व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ ऐसे शब्द जोड़कर क्वेश्चन करें और फिर जो आपको प्राप्त होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। और एक एक्स्ट्रा बात है कि सेंटेंसेस विद लिंकिंग वर्ब, यानी ये वर्ब यदि
लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का मतलब यदि ये इज, एम, आर, वॉज, वर, लुक्स या लुक, सीम, ऐसे लिंकिंग, ऐसे वर्ब्स हैं ये, और उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन है या फ्रेज है तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एग्जाम्पल से आप देखिए इसको। राजेश इज अ टीचर, देखो इज आ रहा है, लिंकिंग वर्ब है, इट मीन्स टीचर कॉम्प्लीमेंट हुआ। दूसरा, राजेश के बारे में ही तो बता रहा है कि राजेश ही अध्यापक है। इसमें देखिए राजेश वेलकम्ड द टीचर, राजेश ने टीचर का स्वागत किया। तो ये राजेश और ये टीचर एक ही है क्या? नहीं है। राजेश ने तो कोई और टीचर था जिसको वेलकम किया है। तो यहां पर राजेश और टीचर अलग अलग हैं। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। देखिए ही लुक्स हैप्पी, अब मैंने लुक्स को कहा था अभी आपको कि ये लिंकिंग वर्ब आता है, यानी। और दूसरा आप देखें कि ही को ही तो बता रहा है कि ही हैप्पी है, वह खुश दिखता है, तो ही तो हैप्पी है, तो इसलिए ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ। द टाइगर वॉज हंग्री, अगेन देख लीजिए इज, एम, आर, वॉज वर लिंकिंग वर्ब है, तो हंग्री क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ। द फोर ब्रदर्स वर लेजी, वर्ब अगेन लिंकिंग वर्ब है, इसलिए लेजी क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। वाटर इज कलरलेस, पानी रंगहीन होता है, यहाँ एक तो लिंकिंग वर्ब है, दूसरा ये वाटर की प्रॉपर्टी तो है कि वाटर की प्रॉपर्टी क्या है? वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, तो इसलिए ये भी कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्लियर हो गया होगा। लास्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का, यानी वाक्यों के भाग का अंतिम हिस्सा अजंक्ट होता है। अजंक्ट वो शब्द है जो जरूरी नहीं होता है सेंटेंस में उसका होना, परंतु सेंटेंस को एनलार्ज करने के लिए, उसके अर्थ को और बढ़ाने के लिए, सेंटेंस और बड़ा बनाने के लिए हम अजंक्ट का प्रयोग करते हैं। अजंक्ट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, किंतु ये सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जरूरी नहीं होता। सेंटेंस की मीनिंग तो पहले ही कंप्लीट होती है। जैसे आप देखिए ही इनवाइटेड मी, ऑब्जेक्ट तक ही कंप्लीट हो जाती है मीनिंग कि उसने मुझे आमंत्रित किया, परंतु इस सेंटेंस को और बड़ा करने के लिए क्या लिखा? ही इनवाइटेड मी ऑन हिज बर्थडे, तो ये ऑन हिज बर्थडे ये एडवर्बियल्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं अजंक्ट। आ गया। अब ये अगर पूछे कि क्या है ऑन हिज बर्थडे, तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। अब ये सेंटेंस कंप्लीट है, यहाँ पे इसका मीनिंग कंप्लीट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, मीनिंग तो कंप्लीट है। किंतु इस को और एनलार्ज करने के लिए क्या लिखा गया? ही सॉ हिम इन द पार्क यस्टरडे। तो देखो हिम के बाद इन द पार्क और यस्टरडे दो एडवर्ब्स का यूज किया गया। ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हुआ और ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं अजंक्ट। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक, ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।